नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मिशन 2022 की तैयारी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ में डेरा डाल रखा है और 2022 को लेकर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर है। यहां वो सराय प्रयाग में पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बाद में अखिलेश जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तमाम पार्टियां अब एक्शन मूड में दिखाई दे रही हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे किस तरह से 2022 की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दी है। 2 जिलों के दौरे पर सीएम, कन्नौज दौरे पर अखिलेश और प्रियंका करेंगी बैठक अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। तो सीएम योगी लगातार दौरे पर है। हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी 2 जिलों, खासतौर पर बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे और दोनों जिलों को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। सीतापुर में 452 करोड़ की पेयजल से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी बांटेंगे। बाराबंकी में सीएम योगी 149 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ में सीएम योगी थोड़ी देर बाद निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मिशन शक्ति के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दिन में 1000 महिलाओं का जागरूकता कार्यक्रम है और 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण है, जिसमें 7500 महिलाओं का प्रशिक्षित किया जाना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका लखनऊ से, मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से हमारे साथ है और कन्नौज से हमारे साथ भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अनामिका के पास। अनामिका, लगातार तमाम पार्टियां इस वक्त सक्रिय हो गई हैं मिशन 2022 को फतह करने के लिए। आज सीएम भी 2 जिलों के दौरे पर हैं, लेकिन उससे पहले मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं वहां से? देखिए नीलू, चुनावी मौसम में सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले ही दिनों यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 3 दिवसीय दौरे पर थे। वो टिप्स देके यहां से गए हैं। इसके बाद से हाल फिलहाल में मंत्री परिषद का विस्तार भी हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, यानी कि चुनाव के लिए टीम भी तैयार करने की शुरुआत यहां से हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत भी हो गई है। पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहा था कि आने वाले दिनों में जिन भी जिलों में कुछ ऐसी अगर योजनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं या जो पूरी हो चुकी हैं, जिनका लोकार्पण होना, शिलान्यास होना बाकी है, उनके लिए वो अपडेट्स बना करके शासन को सौंपे, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आने वाले कुछ दिन है, कुछ महीने हैं, अब वो सौगात वाले ही होंगे। जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी सीतापुर दौरे पर हैं। कल मुख्यमंत्री को कानपुर रहना है। इसके बाद आने वाले दिनों में भी उनके जिलों के दौरे तय किए जा रहे हैं। तो यानी कि भले ही चुनावी रैलियां इसे ना कहें हम, लेकिन चुनावी रैलियों से पहले प्रदेश सरकार के कामकाज के आधार पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे हैं अब वो शुरू हो रहे हैं आज से। जिसके पहले आपने बात की निर्भया एक पहल की, तो आपको याद होगा कि 1 साल पहले मिशन शक्ति की शुरुआत यूपी सरकार ने की थी, खासतौर पर बेटियों के लिए। उसके फेज 3 के तहत, तीसरे चरण के तहत आज निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बेसिकली ये 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन होगा, जहां पे प्रयास किया जाएगा कि अलग अलग योजनाओं के जरिए, चाहे कौशल विकास की बात करें हम, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, 3 दिवसीय अलग अलग योजनाओं के जरिए, विभागों के जरिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि आत्मसुरक्षा के साथ साथ कैसे वो अपने जीवन निर्वहन के लिए भी अलग अलग योजनाओं का साथ पा सकती हैं, वो कैसे ट्रेनिंग ले सकती हैं, ट्रेनिंग के बाद उन्हें कैसे रोजगार कहा जा सकता है कि सौगातों की झड़ी मुख्यमंत्री ने लगा दी है।
2022 के चुनावों को लेकर, और आज भी 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन कुछ और हैपनिंग अलग अलग पार्टियों में भी दिखाई दे रही है। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए, जब से प्रियंका उत्तर प्रदेश पहुंची हैं तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि शायद दशहरे के बाद 50 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो किस तरह से प्रियंका का ये दौरा है और आगे के किस तरीके का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी अपने 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन जो बीते हैं प्रियंका गांधी के, वो उन्होंने अपने आवास पर ही मीटिंग के जरिए गुजारे हैं। कई महत्वपूर्ण बड़े नेता पार्टी का जो थे वो प्रियंका गांधी के घर कॉल आवास पहुंचे थे। आज प्रियंका गांधी को पार्टी कार्यालय आना है और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं पार्टी कार्यालय में, वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता नेता जो हैं वो धीरे धीरे पार्टी कार्यालय के भीतर पहुंचने लगे हैं। झंडे बैनरों के साथ कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और मुमकिन है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी छोटी सी एक जनसभा को भी संबोधित कर सकती हैं। और ये बात जान लीजिए कि प्रियंका गांधी के दौरे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 2 हफ्तों के भीतर उनका ये दूसरा दौरा है और इन 2 दिनों में प्रियंका गांधी ने जो है वो ताबड़तोड़ मुलाकातें की हैं। और जिस तरीके से दूसरे राज्यों में प्रियंका गांधी के लिए जो मुसीबतें हैं, खासकर कांग्रेस के लिए जो मुसीबतें हैं, उनको जो है यूपी में ना होने दिया जा पाए, इसकी जो है तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए, प्रियंका गांधी की तैयारियों में पार्टी कार्यालय के भीतर जो है वो तमाम चीजें हैं और थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि सेकंड हाफ तक प्रियंका गांधी जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंच सकती हैं। और उनके दौरे को देखते हुए जो तमाम तरीके से पार्टी में जो बैरिकेड्स वगैरह हैं वो भी लगा दिए गए हैं। बहुत सिलेक्टिव नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ही अंदर आने की भी अनुमति दी जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लगातार कहा यह जा रहा है कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए, नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि कामकाज ठीक तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर हो और जो बाहर के राज्यों में जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश में दाखिल ना हो पाए, कोई कला कोई कचकच यहां पर ना हो, इस बात का भी ख्याल प्रियंका रख रही हैं। और इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं। लोकेश, आज यहां पर अखिलेश पहुंचने वाले हैं, किस तरीके का आज उनका कार्यक्रम यहां कन्नौज में रहने वाला है? देखिए, सपा पार्टी भी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, 2022 की तैयारियों में जुट गई है। कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज में आज अखिलेश यादव आ रहे हैं। यहाँ के एक लोकप्रिय नेता हैं, दिवंगत नेता, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इस समय पार्टी कार्यालय में खड़ा हूँ। सुबह से ही लोगों में उत्साह है, अपने नेता का इंतजार है आने का कि उनके नेता आएंगे और उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर उन्हें इलेक्शन में किस तरीके से जाना है, लोगों के बीच में जाना है, इसका उन्हें इंतजार है। यहाँ पे मेरे आप ठीक पीछे हम नज़ारा दिखाते हैं आपको पार्टी कार्यालय का। ठीक पीछे हमारे यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति संजू कटियार हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं विधायक जी भी मौजूद हैं, सदर विधायक हैं यहाँ के। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता हैं जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता, अपने नेता के आने का, अखिलेश यादव के आने का समय। बिल्कुल लोकेश, अपने नेता के आने का इंतजार है और नेता की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती हैं उसको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 2022 के लिहाज से ये तमाम दौरे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है 4 साल की मासूम की यहां पर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप लगा है। 3 दिन पहले खेत से इस बच्चे का शव मिला था। इसके बाद लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है हरियाणा से। 4 साल का ये मासूम था जिसकी हत्या कर जो शव था उसे खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही थी और अब आरोपी को पकड़ लिया गया है। हरियाणा से 4 साल का ये मासूम बताया जा रहा था जिसकी हत्या की गई। और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना यह जुर्म स्वीकार किया। और इसके अलावा उसने जो पूरा घटनाक्रम पुलिस को अवगत कराया है, उससे पूछताछ अभी लगातार जारी है, विस्तृत पूछताछ, और आगे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर फर्दर अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल यह जो अपराधी है यह इनके जो पीड़ित परिवार है इनसे पूर्व परिचित भी रहा है, इन्हीं की बिरादरी का है, उसी जाति का भी है और घर से कुछ ही दूरी पर इसका घर है।
और सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद के एक विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अबरार अहमद कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें चुनाव में ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए, जितने वोटों की जरूरत होती है उतना मिलता है। आपको बता दें कि अबरार अहमद इसौली से एसपी विधायक है और अब उनका ये विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे कहा जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो ठाकुर हो ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी जो हम काय करी जी। क्या आपको उनकी फोटो की जरूरत नहीं है? हमें कहीं की द्वार नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है हमारे रास्ता जी, मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है। खुद ही क्या हमें कहीं हम तो छत्री क्यों जी। और गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में अब 3 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री अनुकंपा कोष से 10 लाख की आर्थिक मदद भी दी गई है। आपको बता दें कि सोमवार की रात को रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में एक होटल में छापे के दौरान पुलिस और मनीष गुप्ता के बीच विवाद हो गया। मनीष गुप्ता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हो गई। ताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच एसपी नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जेवर अड्डा चौराहे पर पत्नी से उसके पति बच्चा छीनकर भाग रहा था। उसी दौरान पत्नी के परिजन और राहगीरों ने पुलिस की मौजूदगी में बच्चा छीनने वाले पति को 20 सड़क पर जमकर बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चा छीनने वाले पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और कानपुर देहात के अकबरपुर में दिल्ली नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। वहीं बस पलटने से बस में सवार 15 सवारी अंदर ही फंस गए, जिन्हें बस की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। बस कानपुर से इंदौर जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो इंदौर जा रही थी बस, गड्ढे में पलट गई। इसके बाद उसमें करीब 10 से 15 यात्री थे जो इसमें फंस गए। बाद में खिड़की का शीशा तोड़कर इन्हें बस के बाहर निकाला गया। और इस वक्त प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। बलवीर गिरी होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। वसीयत के आधार पर फैसला पंच परमेश्वरों ने अब मुहर लगा दी है। अनौपचारिक बैठक में संतों में सहमति बन गई है। बाघंबरी मठ की गद्दी पर अब बलवीर गिरी को बिठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को इनका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, यानी उन्हें गद्दी सौंप दी जाएगी। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, बलबीर गिरी होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। जिस तरह से नरेंद्र गिरी ने अपनी चिट्ठी में भी ये बात लिखी थी। नरेंद्र गिरी की खबर पर न्यूज 18 ने लगातार इस बात को कहा था कि जो वसीयत है उसी के आधार पर फैसला होगा, और अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। वसीयत के आधार पर फैसला हुआ है। पंच परमेश्वरों ने अब इस पर मुहर लगा दी है। अनौपचारिक बैठक में संतों ने सहमति बनाई और बाघंबरी मठ की गद्दी पर बैठेंगे बलबीर गिरी। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बड़ी खबर कि बलबीर गद्दी बाघंबरी मठ पर बैठेंगे। जी, निश्चित तौर पर न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने सबसे पहले बताया था कि हमने सबसे पहले दर्शकों को वसीयत दिखाई थी नरेंद्र गिरी की, और ये बताया था कि वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन जो संत थे, जो पंच परमेश्वर थे, वो लगातार इनकार रहे थे, वो साइड नोट को झूठा बता रहे थे। लेकिन न्यूज 18 जब सबसे पहले वसीयत को लेकर आया तो हमने कहा था कि ये जो ट्रस्ट है ये हेरिडिटी कैरेक्टर का है, यानी उर्दू में इसको मौरूसी ट्रस्ट कहते हैं। इसमें वसीयत के आधार पर ही महंत बनाए जाते हैं, पीठाधीश्वर बनाए जाते हैं। जैसे कि नरेंद्र गिरी भी 2004 में जब महंत बने थे, इसके पीठाधीश्वर बने थे, तो अपने गुरु भगवान गिरी की वसीयत के आधार पर बने थे। तो उसी आधार पर यहाँ पर बनाया जाना था। भले ही पंच परमेश्वर इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस वसीयत के सामने आने के बाद उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था और वसीयत के आधार पर बनाया जाना था।
तो कल देर शाम एक बैठक हुई थी पंच परमेश्वरों की और कुछ पदाधिकारियों के, उसमें फिलहाल ये तो सहमति सर्वेश, लगभग हम ये बन गई माने है। कि कोई आपके पास चारा नहीं बचा था। वसीयत में अगर बलबीर गिरी का नाम था तो इस वजह से अब पंच परमेश्वरों ने भी अपनी राय बनाई और फिर एक राय के साथ बलबीर गिरी को भागंबरी मठ सौंपने पर विचार किया। कि निश्चित तौर पर अब कोई विकल्प नहीं बचा था पंच परमेश्वरों के पास, इसीलिए विचार बना। और 5 तारीख को महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी भंडारा है, यानी कि महंतों का, संतों का 16वें दिन भंडारा होता है, जिसमें 8000 से ज्यादा साधु संत जुटेंगे। उसी दौरान इसका औपचारिक ऐलान होगा और हो सकता है कि उसी दिन चादरपोशी कर दी जाए। यानी जब किसी को पीठाधीश्वर बनाया जाता है तो उसकी चादरपोशी की परंपरा होती है। तमाम साधु संतों की मौजूदगी में और निरंजनी अखाड़े के जो पंच परमेश्वर होंगे उनकी मौजूदगी में चादरपोशी की जाएगी और मठ श्रीमद भागंबरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर और महंत के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक है बलबीर गिरी सर्वेश, को। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। वसीयत के आधार पर अब फैसला हो गया है। पंच परमेश्वरों ने अब मुहर लगा दी कि बलबीर गिरी को ही भागंबरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा